Hello everyone, welcome to Brain Game. So today our topic will be why Iran is burning. तो इस बर्निंग इशू के ऊपर थोड़ी सी चर्चा हम भी कर लेते हैं। देखिए, ईरान में जो अभी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसका कोई एक रीज़न नहीं है। जब भी इतनी बड़ी कंट्री में प्रोटेस्ट होती है तो वो सिर्फ एक रीज़न के चलते नहीं होती है, कई सारे रीजंस होते हैं। ईरान में तो इकोनॉमिक ब्रेकडाउन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी प्लस सोशली भी इनएक्टिवनेस चल रही है। तो उसके रीज़न समझते हैं हम लोग वन बाई वन। पहला रीज़न है इकोनॉमिक क्राइसिस एंड करेंसी कोलैप्स। ईरान की करेंसी जो कि रियाल है उसको बहुत ज़्यादा मार्केट में उसकी वैल्यू गिर चुकी है, जिसकी वजह से डेली के सामान खरीदने भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गए हैं। लोग अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे अपनी बेसिक नीड्स। दूध, दही, चावल, राशन खरीदने तक के पैसे नहीं बचे हैं उनके पास, क्योंकि हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। दूसरा रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट एंड यूथ फ्रस्ट्रेशन। देखिए, जो अभी प्रोटेस्ट चल रही थी उसमें आपने नोटिस किया होगा ज़्यादातर जो लोग हैं वो यूथ ही हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे यंग पॉपुलेशन ज़्यादा है लेकिन जॉब्स की अवेलेबिलिटी नहीं है। जॉब्स हैं तो वेजेस कम है, वेजेस भी कम है, प्लस फ्यूचर की कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब एजुकेटेड यूथ जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका है सिचुएशन में। तीसरा, इंटरनेशनल सैंक्शंस बहुत ज़्यादा हैं यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज़ के, जिसकी वजह से वहाँ का ऑयल एक्सपोर्ट रिड्यूस हो गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने बंद हो गए हैं, प्लस एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स। अब जो कि यूएस ने उस पर इतने सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं, जो भी कंट्री ईरान से कुछ खरीदेगी उसे बहुत सारे सैंक्शंस पे करने पड़ेंगे, पेनल्टी टैरिफ देना पड़ेगा। तो कोई भी कंट्री ऐसा क्यों ही चाहेगी? इसकी वजह से उनके रेवेन्यू और भी ज़्यादा फॉल हो चुका है। अब रेवेन्यू कम होगा तो इसका हर्जाना किसको पे करना पड़ेगा? लोकल जनता को। चौथा रीज़न है गैप बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी। जो सोसाइटी 1979 रेवोल्यूशन के टाइम पे थी, अब वो पॉपुलेशन ऐसी नहीं है। अब वहाँ का जो यूथ है वो चाहता है एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक फ्रीडम, अपॉर्चुनिटीज़, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट सोशल रूल्स हैं, करप्शन बहुत ज़्यादा वाला है। एलिट क्लासेस के ही लोग इन्जॉय कर पा रहे हैं, बाकी सब लोग करप्शन के चलते परेशान हैं। प्लस वुमेन को किसी भी तरीका कोई भी फ्रीडम नहीं है। ये तो रही कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। प्लस वहाँ की पॉलिटिकल रिजिडिटी बहुत है, रिफॉर्म्स नहीं है। कोई भी डिमांड जो भी वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं उसको बहुत ब्रूटली सप्रेस किया जाता है। फॉरेन प्रेशर है ऑब्वियसली, जब इतना सब कुछ किसी कंट्री में चलेगा तो फॉरेन प्रेशर हो गई। अब यूएस एंड इसराइल जैसी कंट्री जो कि आग में घी डालने वाला काम करती है, उन्होंने साफ साफ स्टेटमेंट दिया था यूएस ने कि अगर आपने किसी भी प्रोटेस्टर को जेल या कन्विक्शन दिया तो हम उसमें खुद पर्सनली इन्वॉल्व हो जाएंगे। अब कोई भी कंट्री, और वो भी यूएस जैसी कंट्री, ऐसे स्टेटमेंट देगी तो वो ऑब्वियसली फ्यूल करती है वहाँ की प्रोटेस्ट को, वहाँ के प्रोटेस्टर्स को बढ़ावा मिल रहा है। वो लोग एंटी गवर्नमेंट रैलीज निकाल रहे हैं ईरान की करंट गवर्नमेंट के खिलाफ। तो ये काफ़ी सब कुछ मिक्स है। इसे आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं बोल सकते, इकोनॉमिकली आप वो नहीं बोल सकते ब्रेकडाउन। ये सब कुछ का मिक्स हो गया है। इसमें इकोनॉमिक प्रेशर बाहर से आ रहा है ईरान के अंदर, सोशल प्रेशर खुद की कंट्री के अंदर है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैल ही चुकी है। तो ये सारा सब कुछ मिलके एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट का, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी का रूप ले लिया है। प्लस आपको ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ईरान में अगर इतनी बिग प्लेयर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ईरान को कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा ही। देखिए, ईरान की जो लोकेशन है वो बहुत क्रूशियल है। अगर ईरान में ज़रा भी इंस्टेबिलिटी होगी तो उसकी वजह से पूरा वेस्ट एशिया प्लस सेंट्रल एशिया सब कुछ गड़बड़ा जाएगा।